स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज गास अनुप्रयोग यानी गास के नियम का जो अनुप्रयोग है उस नियम के अनुप्रयोग में आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान आवेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर कैपिटल आर त्रिज्या का एक ये गोला है। इस गोले के ऊपर ये धनात्मक आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस गोले के केंद्र से आर दूरी पर एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर हमें फाइंड करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इस पॉइंट P पर R रेडियस का एक हम गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। ये जो डॉट डॉट लाइन दिखाई गई है यह है इसका गॉसियन सरफेस हो गया। अब इस गॉसियन सरफेस के पॉइंट P पर जो है ये हमने ये ले लिया स्मॉल एलिमेंट एरिया एलिमेंट, यह ds। तो इस पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह बाहर की ओर है E, और इससे उसी दिशा के एलांग जो एरिया वेक्टर है यहाँ पर ds। तो हम यहाँ पर ये फाइंड करेंगे कि पॉइंट P से होकर जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह कितना है। तो तीन स्थिति यहाँ पर मानी जाएंगी। एक तो स्थिति ये होगी, पहली स्थिति कि जो स्मॉल r का मान है वो ग्रेटर देन r होगा। दूसरी स्थिति होगी कि जब r का मान कैपिटल R के बराबर होगा, और तीसरी स्थिति होगी कि जब R का मान कैपिटल R से कम होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्थिति निकालते हैं पहली, जिसमें स्मॉल r का मान कैपिटल R से अधिक है। यानी ये हमारी पहली स्थिति है कि जब R का मान R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इससे त्रिज्या से अधिक है, मतलब उसके बाहर है। तो इस पॉइंट P पर जो फ्लक्स होगा फाई E इक्वल्स टू इंटीग्रल E डॉट ds। तो ये बनेगा E ds cos थीटा, और यहाँ पर E और ds एक ही दिशा में है, इस तरह थीटा का मान जो होगा वह शून्य होगा। तो फाई E इक्वल्स टू E ds और cos 0। cos 0 का मान 1 हो गया, इस तरह से ये मिल गया E ds। यानी जो फाई E है इसका मान हो गया E इंटू ds। ds मतलब टोटल एरिया यहाँ पर आपको फाइंड करनी होगी। तो यह गोला है, तो गोले का सरफेस एरिया हो गया 4πr²। तो इस तरह से फाई E का मान हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई E इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें। तो E इंटू 4πr² इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे E का मान मिल गया 1 अपॉन 4πε नॉट और Q अपॉन r²। ये हमारा मिल गया इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन में हम ये देख रहे हैं कि E का जो मान है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो E का मान मिला हमें यहाँ पर E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r² के टर्म का मिला। अब इसे हम जो है
सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में ले आएंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में अगर हम इसे ले आते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपान एरिया, एक्चुअली ये है सिग्मा इक्वल्स टू। तो अब क्यू के जगह पर हम यहां से लिख सकते हैं कि सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो कैपिटल R के टर्म में और सिग्मा के टर्म में हम इसे ला सकते हैं। तो ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं नंबर 4 को नंबर 3 में, तो E हो जाएगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन प्लेस ऑफ Q वी विल पुट सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और अपान r स्क्वायर नीचे ऑलरेडी है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई सिग्मा इंटू कैपिटल R अपान स्मॉल r होल स्क्वायर। तो इस तरह से E की वैल्यू जो है, E की वैल्यू हमें मिल गई सिग्मा, या आप लिख सकते हैं सिग्मा और कैपिटल R यहाँ पर दिए गए गोले के लिए नियत होंगे। तो यहाँ से भी आप ये कह सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, यानी गोले के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा वह 1/r स्क्वायर के टर्म का होगा। R का मान जो है जब इसके रेडियस के बराबर होगा, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, तो इस स्थिति में E की वैल्यू आपने बाह स्थिति में देखा था कि मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान r स्क्वायर मिला था। तो उस स्मॉल r स्क्वायर जो वाह पोजीशन में थी, तो इस स्मॉल r की जगह पे हमने पुट कर दिया कैपिटल R, तो कैपिटल R पुट कर दिया तो ये हो गया ये वैल्यू। तो E इक्वल्स टू हो गया Q अपान 4 पाई r स्क्वायर, एक साथ यहाँ से बचा 1/एप्सिलॉन नॉट, और Q अपान 4 पाई r स्क्वायर यह क्या है? सिग्मा। सिग्मा जो है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसकी वैल्यू ये है। तो इस तरह से E का मान हमें मिल गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये देख रहे होंगे कि ये वैल्यू जो है यह नियत हो गई, यानी यह नियतांक हो गया एक तरह। तो इसका मतलब है कि इस गोले के केंद्र से r दूरी पर, मतलब कि जो इसका सतह होगा, उस सतह पर, सतह के हर बिंदुओं पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान नियत होगा, और वह होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इसी तरह से इसकी तीसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति इसकी है जब r का मान जो है कैपिटल R से कम है। तो अब ये देखिए, अगर हम इसे जो है r डैश ले लेते हैं, और जब r डैश ले लेते तो गोले के अंदर ही आएगा। ये जो है, ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं, यह गोले के अंदर आएगा। तो अब इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में क्या होगा? तो गोले के केंद्र पर इस आवेश को, पूरे आवेश को क्या माना जाता है? नियत माना जाता है। तो जब नियत माना जाता है तो इसका मतलब हो गया कि गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। तो वैद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर शून्य होगा। गोले के अंदर जो है E का मान शून्य होगा। लेकिन यहाँ पर हम फ्लक्स के भाषा में कैसे इसको निकालें कि शून्य होगा, क्योंकि बताना पड़ेगा ना कि शून्य होगा। तो देखिए, जो फ्लक्स है वह फ्लक्स का मान कितना है? फाई
इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट ds, और इसकी वैल्यू जो है आ गई है e इंटू 4πr²। यहां पर ये r डैश हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इस फाई का मान है Q/ε0, यानी ये Q इनक्लोज्ड। तो Q इन जो है, Q इन का मान यहां पर क्या है? Q इन इक्वल्स टू 0, क्योंकि सभी आवेश जो है इस गोले के सतह पर है, जो गोलीय कोश है उसके सतह पर है। तो इस गोले के अंदर या सतह के भीतर, गोले के भीतर कोई आवेश नहीं है। तो जब कोई आवेश नहीं है तो Qn का मान 0 होगा। तो जब यह 0 होगा तो इसका मतलब हो गया ये 0/ε0। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि 4πr², इसकी वैल्यू तो 0 नहीं होगी, क्योंकि यह एक नियत वैल्यू हो गई। तो जब यह 0 नहीं होगी तो ई का मान क्या होगा? 0 होगा। अर्थात इस पूरे गोलीय कोश के अंदर हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो इस तरह से हमें इस तरह 3 स्थिति मिल गई कि इसके अंदर क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, सतह पर अधिकतम होगी जिसका मान होगा σ/ε0, और इसके बाहर जाने पर इसका मान परिवर्तित होगा 1/r² के तुलना में। तो अब इसका जो है एक हम वेरिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो ग्राफ के साथ देखते हैं। तो ये ग्राफ जो है इसका कैसा आता है, इसका ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ देखें कैसा आता है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा? जब r का मान जो है r इज ग्रेटर देन r है, इस स्थिति में E प्रोपोर्शनल 1/r²। दूसरी स्थिति में मिला जब r का मान कैपिटल R के बराबर है तो E का मान हमें मिला σ/ε0 कांस्टेंट मिला। और थर्ड स्टेट में हमें मिला कि r का मान जब r कैपिटल R से कम है तो E का मान 0 मिला। अब इन तीनों को दूरी के साथ हम इस ग्राफ पर उतारेंगे। तो देखिए ये गोलीय कोश है, गोलीय कोश का ये जो केंद्र है, यह केंद्र वो, यहां से r दूरी इधर, ये और ये r दूरी इधर, यानी ये हो गया 2r। तो अब इसके सेंटर पर हम ये सेंटर से देखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं। जो दूरियां हैं यह दूरी इधर दिखाते हैं, ये r इज ग्रेटर देन r, और इधर भी हो जाएगा ये r इज ग्रेटर देन r। अब इस गोले के जो बाहरी सतह है, तो ये सतह पर आप देखें तो इस तरह से सतह पर, अब इस ग्राफ को प्लॉट करिए। तो गोले के अंदर, यानी अगर यहां पर हम ये r बराबर 0 कर लें और ये r बराबर कैपिटल R हो गया और ये कैपिटल R बाहर की तरफ, तो गोले के अंदर जो है कितना है? अंदर E का मान 0 है। तो गोले के अंदर E का मान 0 है, इसका मतलब हो गया कि यहां से और यहां तक ये वैल्यू हो गई 0। इसके बाद इसके सतह पर पहुंचते हैं, तो सतह पर σ/ε0 कांस्टेंट, ये वैल्यू जो है यहां पर ये बढ़ करके ये कांस्टेंट हो गई, और ये E इक्वल्स टू σ/ε0, E इक्वल्स टू σ/ε0, ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई। अब गोले से दूर चलते हैं, तो जब गोले से दूर चलते हैं तो जो वेरिएशन है प्रोपोर्शनल 1/r² का है, यानी यह जो वेरिएशन है, यह वेरिएशन हमें ऐसे मिलेगा। इसे आप और थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो ये वैल्यू इसकी जो है मिल जाएगी ऐसे।
ये जो वेरिएशन हमें मिला ई प्रोपोर्शनल 1/r² का है। और यहाँ से हम ये दूरी दोनों तरफ, ये दूरी जो है, इस दूरी को देख रहे हैं तो ये दूरी है r, दोनों ही दिशाओं में। तो यह गोलीय कोष के लिए ग्राफ है, जो कि ये ई का मान ऊपर की तरफ दिखाया गया, वर्टिकल ऊपर की तरफ, और इसकी जो दूरी है वह x प्लस और x माइनस x में दिखाया गया है। तो इसमें आपने यही देखा कि गोले के अंदर क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, यानी इसके अंदर जो आप कह सकते हैं कि इनसाइड स्फीयर ई का मान जो है वह 0 होगा। इनसाइड स्फीयर ई का मान 0 होगा। इसकी सतह पर मैक्सिमम होगा और यह वैल्यू जो है यह कांस्टेंट होगी, यानी ये आप कह सकते हैं कि यह वैल्यू जो है यह नियतांक होगी। और जब उससे आगे बढ़ेंगे तो यह वेरिएशन हो जाएगा ई प्रोपोर्शनल 1/r² का। तो इस तरह से यह इसका ग्राफ है। एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी पिछली बार हम लोगों ने भी अभी पढ़ा, वह चालक गोले या गोलीय कोष के लिए था। तो अचालक गोले और चालक में क्या अंतर हुआ आवेश देने पर? चालक गोले के ऊपर आवेश देने पर आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, लेकिन अगर वही ठोस है, अचालक है, तो जो भी आवेश दिया जाता है उसके आयतन में वह एक समान रूप से वितरित होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो आवेश घनत्व हम लेंगे वह आवेश घनत्व कौन सा होगा? आवेश का आयतन आवेश घनत्व होगा, जिसे कि आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो यह एक r त्रिज्या का गोला है, अचालक गोला। इसको Q आवेश दिया गया। जब Q आवेश दिया गया तो पूरा आवेश इसके अंदर एक समान रूप से वितरित हो गया। तो इसका जो आवेश घनत्व होगा गोले पर वह रो बराबर चार्ज बटा आयतन। तो गोले का आयतन हो गया 4/3 πr³ तो गोले के ऊपर जो आवेश घनत्व है वह रो इक्वल्स टू Q/4/3 πr³ ये मिल गया। अब इससे जो है आप स्मॉल r दूरी पर फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी गोले के बाहर। तो 3 स्थिति होगी, गोले के बाहर, गोले के सतह पर और गोले के भीतर। तो गोले के बाह्य बिंदु पर, बाहर के बिंदुओं पर क्या होगा? r का मान कैपिटल R से बड़ा होगा। उस स्थिति में फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, यानी Q/ε0। और E और ds यहाँ पर यह E और ds एक ही दिशा में होंगे तो थीटा का मान 0 होगा। तो E डॉट डी एस इक्वल्स टू हो गया ई डी एस कास 0 का मान 1, यानी ई डी एस हो गया। और ds पर आप इंटीग्रल निकाल लेंगे तो उसका एरिया हो जाएगा 4πr²। तो इस तरह से ये वैल्यू आपको मिल गई E इंटू 4πr² इक्वल्स टू Q/ε0। तो E इक्वल्स टू ये Q का मान यहाँ से अगर हम देखें तो रो इंटू 4/3 πr³। तो रो इंटू 4/3 πr³ और ये वैल्यू नीचे आ गई 4πr²ε0। इसमें से ये पाई 4 ये वैल्यू कट गई तो मिल गया हमें रो/ε0 कैपिटल R³ 3r²। अब इसमें रो नियत हो गया, R भी नियत है, 3ε0 नियत है। तो इस तरह से ये वैल्यू हो गई E प्रोपोर्शनल 1/r²। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बाह्य बिंदुओं पर यह उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रूप से जो है यह घटे। अब इसी तरह से गोले के पृष्ठ पर, तो गोले के पृष्ठ पर से तात्पर्य क्या हुआ कि जो स्मॉल r का मान बाह्य के लिए हमने r लिया था वह जो है उसके त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो जब त्रिज्या के बराबर हो जाएगा तो स्मॉल r का मान कैपिटल R, और यहाँ से वैल्यू आपको मिली E इक्वल्स टू रो/ε0 R³ 3r²। तो इसमें
स्मॉल आर की जगह पर आपने पुट कर दिया कैपिटल आर का स्क्वायर, आर क्यूब ऊपर है, नीचे आर स्क्वायर है, तो इस तरह से आर स्क्वायर से एक कटा, ऊपर एक कैपिटल आर बचा। कैपिटल आर रो 3 एप्सिलॉन नॉट ये सभी यहाँ पर कांस्टेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम हो गई, यानी इसकी सतह पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह अधिकतम होगी। गोले के अंदर आर इज लेस देन आर, यानी ये जो गोला है इस गोले के अंदर अगर हम ये कोई इस तरह का छोटा गोला बना लें और इसका रेडियस स्मॉल आर ले लिया जो कि कैपिटल आर से कम है, तो इस स्थिति में इस छोटे गोले के ऊपर आवेश यानी इसका जो आयतन होगा उसी आयतन पर ही आवेश होगा, तो उसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये उसका आयतन होगा। तो जब गोले के एक समान आयतन में पूरे आवेश एक समान रूप से वितरित हैं तो इस गोले के ऊपर जो छोटा वाला गोला बना इसके अंदर उस गोले के ऊपर कितने आवेश होंगे, तो हमने मान लिया क्यू डैश है, तो क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। अब जो क्यू डैश है यह क्या है, आवेश है, तो यह आवेश निकालने के लिए आप आवेश घनत्व गुणे आयतन, आवेश घनत्व गुणे आयतन, तो यानी ये रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और रो का मान Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और ये वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से 4/3 पाई आर पाई कट गया तो ये मिल गया क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो इस तरह से ई का मान यहाँ से मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल आर, ये स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, तो इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी हमें ई इक्वल्स टू क्यू r/4 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसे हम जो है आयतन घनत्व के रूप में ले आना चाह रहे हैं, आवेश घनत्व का जो आयतन आवेश घनत्व है, तो Q/4/3 पाई आर क्यूब होगा आयतन, तो ये 3 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, तो अब ये वैल्यू जो है ये वैल्यू आयतन घनत्व हो गया यानी आवेश का, तो इस तरह से ये हो गया रो 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको हम पहले लिख देंगे 3 रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर। तो यहाँ से रो और 3 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो गई, नियत हो गई, जब नियत हो गई तो E प्रोपोर्शनल आर। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो क्षेत्र की तीव्रता है वह दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब इस तरह से हम जो है इसका ग्राफ, जो वेरिएशन का ग्राफ है दूरी के साथ सतह पर उसके अंदर, और इस ग्राफ को खींचते हैं। तो ये ग्राफ देखते हैं E वर्सेस R। इसमें स्मॉल r का मान जब r से कम है तो E प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है, सतह पर E इक्वल्स टू रो r/3 एप्सिलॉन नॉट ये तांक है, और उसके अंदर E प्रोपोर्शनल आर है। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर यानी r त्रिज्या के दोनों तरफ गोले की त्रिज्या के अंदर यानी व्यास पर, उसके अंदर जो है यह E प्रोपोर्शनल आर, यानी r का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे E का मान भी बढ़ेगा, और जब सतह पर पहुंचेगा तो सतह पर E का मान जो है यह रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये वैल्यू जो है कांस्टेंट हो जाएगी। और फिर सतह से जब हम बाहर की तरफ चलेंगे तो E प्रोपोर्शनल 1/r², तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ इस तरह से मिलेगा। इसी तरह से अगर हम इसे दूसरे तरफ वाले में भी ड्रा कर दें तो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ ये इस तरह का मिलेगा। तो ये जो वेरिएशन हमें मिला यह E प्रोपोर्शनल 1/r², यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, और इसके अंदर तो ये जो है R की वैल्यू दोनों तरफ दर्शाई गई है, ये वेरिएशन, और यहाँ पर यह कांस्टेंट हो जाएगा और यह कांस्टेंट की वैल्यू। तो इस तरह से
यह E वर्सेस R का ग्राफ हमें मिल गया। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पर कि अगर यह गोला जो है चालक हुआ, तो जब गोला चालक हुआ तो उसके उस स्थिति में जितने भी आवेश हैं यह सभी आवेश गोले के सतह पर आ जाएंगे। तो जब गोले के सतह पर आ जाएंगे तो गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी।